आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम वेरियस टाइप्स के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे और उस बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन बॉन्ड के पीछे क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए काम आ सकते हैं। उन बॉन्ड्स की हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, वो बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम जो कंपाउंड्स है उन मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनमें कितने लोन पेयर होते हैं, उनमें कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है। ठीक है, और उनकी सारी जो प्रॉपर्टीज है उनका डिस्कशन इस चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हम हाँ लीजिए, आप विजिबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है स्क्रीन में। तो देखो केमिकल बॉन्ड क्या है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट जस्ट ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, दो एटम्स के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है और जो दोनों एटम्स को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, दोनों को होल्ड करके रखेगा। जैसे एग्जांपल लूं मैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में आपको पता है कि यहाँ पे Na+ और Cl- आयन है। Na+ इज द कैटायन एंड Cl- इज द एनायन। ठीक है, एक कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। यदि चार्ज सेम है तो उसकी नेचर रिपल्सन होती है, और चार्ज यदि अपोजिट होता है तो वो अट्रैक्शन नेचर का होता है। यहाँ पे Na+ कैटायन और Cl- एनायन के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Na+ कैटायन और Cl- कैटायन के बीच में केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड है वो अलग अलग नेचर का हो सकता है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, और एक बार आपको मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, कई स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होंगे अभी भी कि किसी में आयनिक बॉन्ड है तो किसी में कोवलेंट बॉन्ड। नहीं, कोई भी कंपाउंड है उसमें ना तो 100% आयनिक बॉन्ड होता है और ना 100% कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, उसमें मिक्स्ड कैरेक्टर होते हैं। सपोज आप मैं 100% की बात करूं, यदि किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में 70% आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर है, और 30% कोवलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है वो आपका प्रीडोमिनेंट है ना, ये ज्यादा डोमिनेंट कर रहा है, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड मान के चलेंगे। ठीक है, और किसी में कोवलेंट कैरेक्टर यदि ज्यादा है तो उसको हम प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई भी जो बॉन्ड है वो या तो 100% आयनिक होता है या 100% कोवलेंट होता है। नहीं, जितने भी बॉन्ड्स है या जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सब में आयनिक कैरेक्टर भी होंगे और कोवलेंट कैरेक्टर भी होंगे। ठीक है, इस बात का पता कैसे चलेगा, मैं आपको फजान्स रूल पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होते हैं और कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में आपने एक इक्वेशन भी पढ़ी थी, ठीक है, आपको याद है तो, हेनी स्मिथ इक्वेशन। हेनी स्मिथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो कैसे निकालते हो आप, कुछ इस तरह से निकाला होगा, 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, तो आप ए और बी के बीच में क्या निकाल रहे हो, आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसके बीच में आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। यदि आपने आयनिक कैरेक्टर निकाले तो आप 100 में से माइनस कर दो तो कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने पूछा है क्या NaCl प्योरली आयनिक है, प्योरली नहीं है। ठीक है, NaCl प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, उसमें मोस्ट जो करेक्टर होंगे, सबसे ज्यादा जो करेक्टर होंगे वो आयनिक करेक्टर है। ठीक है, इसलिए NaCl को हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई भी बॉन्ड है वो ना तो प्योर आयनिक होता है ना प्योर कोवलेंट होता है, उसमें दोनों करेक्टर होते हैं। ठीक है, इस बात की स्टडी हम फजान्स रूल में डिटेल में करेंगे। ठीक है,
उसके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल बनता क्यों है, ठीक है, और ये केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है। अगर दोनों 50-50 करेक्टर होंगे तो वो एक तरह से वो किसी में भी नहीं आएगा, ना आयनिक में आएगा ना कोवलेंट में आएगा। ऐसा होता नहीं है कि दोनों में 50-50% आ जाए मिस्टर चंद्रशेखर, ठीक है। दोनों में 50-50 मुश्किल होता है ना, ठीक है। तो देखो बात करते हैं हम केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स है वो मोर स्टेबल क्यों होते हैं, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अरे पोलर और नॉन पोलर के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ठीक है। कौन सा पोलर है, पोलर और नॉन पोलर का मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर से मतलब क्या है, ठीक है। यदि एक्स और वाई दोनों डिफरेंट है, ठीक है, यदि एक्स और वाई दोनों डिफरेंट एटम है तो होगा क्या, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। डिफरेंट है तो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल चार्ज का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से लेस चार्ज, ठीक है। पार्शियल चार्ज क्या है, डेल्टा का मतलब मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से लेस चार्ज, ठीक है। इसको हम पोलर बोलेंगे, जिसमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आता है उसको हम पोलर बोलेंगे, ठीक है। तो हम आगे स्टडी करेंगे इनकी, जैसे मान लो दो एटम है, जैसे Cl और Cl है, ठीक है। अब Cl दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नॉन पोलर हो गया, दिस इज द नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हो गया, ठीक है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ पोलर का मीनिंग क्या होता है, यदि एक्स और वाई दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड है तो एक एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा एटम होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये पोलर हो गया, इसमें पोलरिटी आ गई। पोलर का मतलब क्या है, पार्शियल चार्ज आना या कुछ ना कुछ चार्ज आना, उसको पोलर बोलते हैं हम, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं चार्ज आ रहा है दोनों पे, जैसे Cl दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। तो यहाँ कोई चार्ज वैसे डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम नॉन पोलर बोलेंगे, ठीक है। जैसे H है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, दो सेम एटम है, दो सेम एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 है, ठीक है। तो कोई एटम किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, जिसके कारण जो पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये पोलर और नॉन पोलर की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है, रीजन क्या है केमिकल बॉन्ड बनने की, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो मोर होती है देन मॉलिक्यूल से, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, मोर होती है, ठीक है। और नेचर में क्या होता है, वो सिस्टम जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी हो स्टेबिलिटी उतनी लेस होती है, स्टेबिलिटी उतनी लेस होती है। कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, ठीक है। तो देखो मान लो एक रूम है, ठीक है, ओके। इस रूम में मान लो कुछ आप ही बैठे हो, ठीक है ना, आप बैठे हो, ठीक है। अभी इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। आप इस टेम्परेचर को बिल्कुल टॉलरेट कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टेबल हो, और मैं इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी का फील होगा, ठीक है। और रूम की जो एनर्जी बढ़ने के कारण आपकी जो रेंडमनेस है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप वहां पे रुक नहीं सकते, ठीक है, आपकी रिएक्टिविटी तेज हो जाएगी, ठीक है। आप या तो बाहर जाएंगे या कुछ करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखना हमेशा, केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट ऑलवेज सही होगा। वो सिस्टम जिसकी एनर्जी मिनिमम है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर होती है। जैसे मान लो कोई एटम एक्स है, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, एक एटम वाई है, ठीक है, इसकी एनर्जी लेस है, इसकी एनर्जी मोर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिसकी मोर एनर्जी है वो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है, ठीक है। और एक्स है, उसकी एनर्जी लेस है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं,
एनर्जी है और जो स्टेबिलिटी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ज्यादा लो टेम्परेचर कर दिया तो बिल्कुल एनर्जी कम हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ऐसा थोड़ी है कि आपकी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पर जो टेम्परेचर नॉर्मली रहता है उतना ही होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है माइनस में आ गया, ठीक है, फिर बाकी चीज हो नहीं पाएगी, ठीक है, मतलब आप टेम्परेचर कम करोगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना, ये ट्रू है। नहीं, लेस एनर्जी वाला कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा आप गलत सोच रहे हो, ठीक है, लेस एनर्जी वाला मतलब आप ऐसा मत सोचो कि एनर्जी आने से, देखो एनर्जी आने से जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एटम्स है उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो लेस एनर्जी वाला कोई कोशिश नहीं करेगा, वो स्टेबल होगा। और जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज मोर होती है, ठीक है। तो देखो केमिकल बॉन्ड है, उसका रीजन क्या है बनने का, ठीक है, इसको हम देखो स्टडी करते हैं। आदित्य कुमार, टेम्परेचर लो होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, टेम्परेचर लो करने का मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है किसी मॉलिक्यूल्स में आप टेम्परेचर हम लो कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेचर लो करेगी टेम्परेचर, ठीक है, नेचर में जो टेम्परेचर है वो उतना ही है, ठीक है, तो माइनस में टेम्परेचर आ रहा है तो हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा ला रहे हैं माइनस में टेम्परेचर, ठीक है, तो फिर नेचर में जो टेम्परेचर है वो तो उतना ही है ना, ठीक है, जैसे अभी रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 30 है, ठीक है, नेचर तो उसको 30 मेंटेन करके रखेगी, हो सकता है 30 से ऊपर नीचे हो जाए, बट आप उस टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ यस, टेम्परेचर यदि लो है तो स्टेबिलिटी है वो हाई हो सकती है, यदि एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है, और टेम्परेचर यदि लो है तो स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बट जो टेम्परेचर है वो हमेशा है, वो एक तरह से कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जैसे हाइड्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वही है, ठीक है, कितने सालों से वही टेम्परेचर है, ऐसा नहीं है वो टेम्परेचर कोई कम ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा कम हो जाएगा या बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी मोर होगी तो स्टेबिलिटी लेस होगी, बिल्कुल, ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको ग्राफ के द्वारा, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, एक बार आप मैसेज कम कीजिए ताकि ना आप इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, ठीक है, molecules are more stable than atoms because during chemical bond formation energy releases and stability increases, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम्स है, इनकी एनर्जी क्या होती है, मोर होती है, ठीक है, एटम्स की एनर्जी क्या होती है, मोर होती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन का एटम, हाँ दृष्टि क्या प्रॉब्लम है बोलो। सर जो आपने पार्शियल चार्ज करके कराया था वो एक बार नीचे लेके जाना। पार्शियल चार्ज बताया था उसका क्या करना है, सर जो आपने पोलर वाला बताया था वहाँ पे जाना है 1 मिनट। वापस कराऊं, यस सर। बिल्कुल, देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन और HCl है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये नॉन मेटल है, अग्री, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है, तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, मोस्टली कोवलेंट होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है यहाँ पे, है ना, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा कि कोवलेंट क्यों बन रहा है और आयनिक बॉन्ड क्यों बन रहा है, आप थोड़ा तसल्ली रखिए, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन से क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है कि नहीं है, अग्री। यस सर। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं है कि परमानेंटली ले लिया क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसके कारण जो Cl पे जो चार्ज होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, माइनस डेल्टा, और उतना ही हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा आ जाता है ना, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज, ठीक है,
फुल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इससे यदि चार्ज लो आता है तो उसको हम पार्शियल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और इस पार्शियल चार्ज की कैलकुलेशन है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं आप बोलोगे कि इस पे कितना पार्शियल चार्ज आ रहा है, ठीक है। ये जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, उनसे पता चलता है, ठीक है। जो हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है उनसे पता चलेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। यदि इस तरह का हो रहा है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज इस तरह आ रहा है दो एटम पे, ठीक है, उस बॉन्ड को हम पोलर बोलते हैं। अंडरस्टैंड दृष्टि? सर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है या कम है, वो भी तो इसी से पता चलता है कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है नहीं। वो कैसे पता चलता है कि अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि नहीं है? सर मतलब जिसके ऊपर पार्शियल चार्ज नेगेटिव आ जाता है, वो हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो भी तो ऐसे पता चलता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी कि नहीं पढ़ी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये सारी एक्सपेरिमेंटल चीज है ना। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ खींचेगा, ये श्योर है, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है इस कंसेप्ट को। नहीं पढ़ा है तो बोलो। पढ़ा है सर। हाँ बिल्कुल पढ़ा है। और आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो एक बार दोबारा पढ़िए, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मीनिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी एक्स और वाई एटम के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, तो होगा क्या, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि, ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अंडरस्टैंड? सर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम पढ़ रहे थे तो ये मैं पोलर वाले समझाया हुआ है। नहीं, मैं पोलर का मीनिंग ये बता रहा हूँ। पोलर का मीनिंग क्या है? किसी बॉन्ड का पोलर होना का मतलब क्या होता है? यदि उस पे कुछ पोल बन जाते हो, ठीक है, ये प्लस पोल है और ये माइनस पोल है, दिख रहा है ना तुम्हें? ठीक है, ठीक है। सर यदि इस तरह से, हाँ जी बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो सेम ही है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम क्या होती है? हाइड्रोजन की तो 2.1 होती है, क्लोरीन की सर नहीं, 3.5। इलेक्ट्रोनेगेटिव जब आप समझा रहे थे तो हाँ आपने हाँ जब बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बताया, तब आपने हाँ हाँ। पोलर वाला ही समझाया। अरे मैंने पोलर और नॉन पोलर कैसे बताया? जैसे मान लो HCl है, ठीक है, और एक ClCl के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है कि नहीं है? दो ClCl एटम की है कि नहीं है? एग्री सेम। करते हो तुम? है ना? और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है कि नहीं है? इस बात से एग्री करते हो? यस। बिल्कुल, ठीक है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 के करीब है, ठीक है। जो भी है एग्जैक्ट आपको डाटा नहीं याद तो लगभग तो याद होगा, 3.1, इसकी 2.1 के करीब है, ठीक है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने से इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अग्री है इस बात से? यस सर। और इसमें क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो इस पे कोई पार्शियल चार्ज डेवलप नहीं होगा, है ना। जब डेवलप नहीं होगा तो ये नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड, और ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा। अंडरस्टैंड? सर ये तो समझ आ गया। हाँ जी अब बोलो। मेरे को पोलर वाले और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो आपने कराया उसमें डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक क्वालिटेटिव एबिलिटी होती है किसी एटम की, ठीक है। क्या होती है ये? जैसे मान लो एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहलाएगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मेजरमेंट है वो पॉलिंग स्केल पे होता है, आपने स्केल पढ़े होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्केल है, ठीक है। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ठीक है। तो ये आपने पॉलिंग स्केल से ये सबसे पढ़ लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एप्लीकेशन है पोलर और नॉन पोलर बताने का, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता है तुम्हें कि इस एटम की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आप जो बॉन्ड है उसमें पोलरिटी को डिसाइड कर सकते हो कि वो बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। समझ गई? जैसे तेरे सर तेरे को मैंने, जैसे आपने एक्स वाई वाली एग्जांपल लिया है, हाँ इसमें जी, वाई वाला मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ जी मान बिल्कुल, लेते हैं। हाँ मतलब हाँ वाई वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए क्योंकि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ बिल्कुल। सर मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज चलेगा वाई वाले पे।
हाँ बिल्कुल आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यदि और x ये वाले पे पार्शियल पॉजिटिव। सर ये बिल्कुल, पोलर वाला केस ही हो गया। हाँ पोलर वाला ही हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली पोलर हो गया, ओके सर। है ना। एक और भी एग्जांपल देता हूँ, आप ना कंफ्यूज मत होइए। जैसे मैंने लिख दिया HF, ठीक है, और मैंने लिख दिया HCl, ठीक है। अब तुम ये भी पूछ सकती हो कि इसमें ज्यादा पोलर कौन है। बिल्कुल HF ज्यादा पोलर है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्लोरीन से, है ना। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और इसमें जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो कम डेवलप होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा पोलर है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पोलरिटी और नॉन पोलर बॉन्ड को समझा सकते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड पोलर होगा, कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर होगा, कौन सा लेस पोलर होगा, कौन सा मोर पोलर होगा। ओके सर। समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ जी, मैं कई और भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं। हाँ मिस्टर राहुल, HCl आयनिक बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और दो नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड प्योरली नहीं बन सकता, ठीक है। आयनिक करैक्टर बिल्कुल होंगे, ठीक है, इसमें मोस्टली कोवलेंट करैक्टर होते हैं, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन था? हाँ, एक मिस्टर चंद्रशेखर बोल रहा है कि पार्शियल चार्ज ही क्यों आता है। देखो पार्शियल चार्ज क्यों आता है, ठीक है, इसका भी आंसर आपको दे देता हूँ। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है। और वही HCl की बात करें तो दोनों नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली लॉस कर देगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली लॉस कर देता है, और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली गेन कर लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और पूरा लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को पूरा लॉस कर दिया, ठीक है, इसलिए पूरा चार्ज आ रहा है, फुल चार्ज आ रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन पूरा लॉस हो रहा है तो फुल चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन यदि लॉस नहीं हो रहा है, जस्ट शेयरिंग हो रही है, तब पार्शियल चार्ज आता है मिस्टर चंद्रशेखर। यदि शेयरिंग हो रही है तो पार्शियल चार्ज आता है, और यदि लॉस और गेन हो रहा है तो फुल चार्ज आता है। बिल्कुल मिस्टर प्रणव, बिल्कुल सही है, सभी में पोलर बॉन्ड होता है एक्सेप्ट सेम एटम, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। अभी आप पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड की टेंशन छोड़िए, मैं आपको डाइपोल मोमेंट में इसकी स्टडी कराऊंगा, ठीक है। अभी चैप्टर चल रहा है, उस पर आप फोकस करो, ठीक है। ऑल स्टूडेंट है, और डाइपोल मोमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तब वो चीजें आ जाएगी, ठीक है, पोलर नॉन पोलर, ठीक है, सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल हम जो बेसिक बेसिक चीजें उन पर फोकस करते हैं। हाँ मैं नोट्स सेंड बिल्कुल करूंगा, ठीक है, आपको नोट्स दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ठीक है, मेरी पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सुनो, ठीक है। सारे स्टूडेंट है, ध्यान दो इधर, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज पढ़ो आप, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी छूट जाएगी, ठीक है। मैं आपको हर कंसेप्ट है, हर धीरे धीरे सारे आ जाएंगे आराम से, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे वैसे वैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि जो एटम्स है उनकी एनर्जी क्या होती है, मोर होती है, ठीक है। और मोर होने के कारण ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, ये हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, मोर है। तो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। कंबाइन करके क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन एटम पास पास आएंगे इस तरह से, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ये पास पास आएंगे तो उनमें क्या होगी, यदि सेम एटम है, यदि कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, दोनों क्लोज आते हैं, दोनों के ऑर्बिटल है एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, एक का एफ है एक का लो है ना, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन मान लो एफ है, इसका लो है, बिल्कुल, एक का अप होगा तो दूसरे का लो होगा, ठीक है। और ये इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ये हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, हीलियम का कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है ना। ओके, तो अब क्या हो जाएगी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल बनता है ना। और इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है,
-435 किलो जूल पर मोल अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। मैं बोल दिया बस, रिलीज होती है, ठीक है, एक तरह से डाटा है, ठीक है, इसको आपको समझना है। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? -435 किलो जूल पर मोल। एक मिनट, कोई क्वेश्चन था? अगर एटम सेम है तो फिर वो कंबाइन होते हैं, बिल्कुल कंबाइन होते हैं, ठीक है। जिनमें कॉम्बिनेशन हो सकता है वो कंबाइन होते हैं। मिस रवनीत कौर, बिल्कुल कंबाइन होते हैं। जतिन सिंगला, आप क्या, किसका फॉर्मूला की बात कर रहे हो? हाँ जतिन सिंगला बोलो, मैंने अनम्यूट किया सर। तुम्हें। हाँ जी बोलो। यस सर। सर जो आपने ये अभी लिखा है -435, हाँ हाँ, सर इसका फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से आती है, ठीक है। मतलब कोई फॉर्मूला होता तो मैं आपको बता देता, ठीक है, समझ गए? ओके सर। हाँ, बस ये एक तरह से मेजरमेंट है, और इससे आपको समझना क्या है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने -435 किलो जूल पर मोल एनर्जी लिखी है, उसको आपको मीनिंग समझना है, ठीक है। आप चीजों को मीनिंग समझिए, ठीक है। मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या आ रही है? बाहर आ रही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब भी एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ध्यान दो इधर, जो मैं बता रहा हूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और बॉन्ड का ब्रेक होना कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में मीनिंग क्या है? एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में, है ना, माइनस का साइन आता है, ठीक है। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ठीक है। अब यदि आप इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को वापस तोड़ना चाहोगे, इस बॉन्ड को वापस तोड़ना चाहोगे, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब बॉन्ड बनते टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको देनी होगी, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और बॉन्ड का ब्रेक होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जेई मेन में ऐसे हीट एनर्जी तो नहीं, अरे नहीं पूछते आदित्य कुमार, नहीं पूछते, ठीक है। जो चीजें पूछते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। आप कमेंट से थोड़े कम कीजिए, ठीक है, सिर्फ ध्यान दीजिए कंसेप्ट पे, ठीक है। इतने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए बढ़ता है, क्योंकि स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब बॉन्ड बना के एनर्जी क्या हो जाए? रिलीज हो जाए, ठीक है। तो एच एटम्स के पास जो एनर्जी थी, ठीक है, उसमें से इतना पार्ट क्या हो गया? रिलीज हो गया, -435 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको इसकी बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड बनते टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, जब हाइड्रोजन एटम और जो हाइड्रोजन एटम है दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो H2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये मोर स्टेबल होता है ड्यू टू लेस एनर्जी, ठीक है। अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उसकी साइज और एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? अरे साइज साइज थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन लॉस होने से आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। तो साइज थोड़ी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा नहीं, आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है वो हम खुद देते हैं, ठीक है, सिस्टम देता है, ठीक है। तो वहां पे एनर्जी का कोई डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी तुमने, हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, मतलब बाहर नहीं आती। इलेक्ट्रॉन के गेन होने पे एनर्जी क्या आती है? बाहर आती है, ठीक है, बिल्कुल, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। इस ग्राफ को आप ध्यान से समझिए, ठीक है, एक बार के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अरे बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, देखो एक बार फिर से देख लो आप, ठीक है, ध्यान दो इधर। सपोज करो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ए और बी एटम है, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा, ए बी मॉलिक्यूल बन जाएगा, इनके बीच में क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। तो एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड बन रहा है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -x किलो जूल पर मोल। एक्स मैंने ऐसी वैल्यू मान ली है, ठीक है, मान लो -x किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है।
मतलब बॉन्ड बना तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आप ए बी बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है, ए और बी बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, ठीक है, तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस x किलो जूल पर मोल। यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे प्लस क्यों आया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो माइनस इसलिए आया क्योंकि ए और बी के बीच में बॉन्ड क्या हुआ, बना, है ना, तो बॉन्ड बन गया ए के बीच में। बॉन्ड बनना क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उस टाइम पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो माइनस x किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या आ रही है, बाहर आ रही है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ए और बी के बॉन्ड को क्या आ रही हो, ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, तो ब्रेक करने से इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, ठीक है, कितनी देनी पड़ती है, प्लस x किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये समझाने के लिए, कोई रिवर्सिबल नहीं है ये, ठीक है, बस समझाने के लिए कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और ए और बी के बीच में जब बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने कंबाइन होकर HCl बनाया, ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी को हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी। मान लो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, सपोज कर लो ऐसे मैंने लिख रहा हूँ -200 किलो जूल पर मोल, है ना, इतनी एनर्जी बाहर आई, ठीक है। अब आप वापस HCl के बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है, HCl बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +200 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, +200 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड का ब्रेक होना एंडोथर्मिक होता है ना। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब बाहर आती है, ठीक है, और एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आप बॉन्ड जब तोड़ोगे, ठीक है, तो एनर्जी आपको देनी पड़ती है बाहर से, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड का ब्रेक होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इस एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। यदि आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो और उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब आप बॉन्ड को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। समझ गए आप सारे बच्चे? इसमें कोई डाउट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक और बॉन्ड ब्रेक होना एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, किसी का डाउट है तो मेरे को बोल दो। तो स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल शांत रहिए, मैं आपके सारे डाउट्स है वो 1 बाय 1 क्लियर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। सारे कंसेप्ट आपको समझा कि मतलब हम चैप्टर पूरा करेंगे, ऐसे नहीं है ऐसे ही, ठीक है, पूरा कर दिया, ठीक है, आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। हाँ जतिन सिंगला, तुम बोलो। हाँ जतिन सिंगला बोलो। सर एक बार मैं क्या समझाना है तुम बताओ मुझे, ठीक है, क्या समझ में नहीं आया। सर यहीं से जब जो आपने H+Cl लिखा ना, जो यहीं से सर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दोनों आपस में कंबाइन होकर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दिख रहा है। यस सर, कोवलेंट बॉन्ड यस बनने से क्या सर, हुआ, बॉन्ड बना तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई है ना, इतनी एनर्जी बाहर आ गई। मैंने ये है ना मेरे हिसाब से वैल्यू लिखी है, ठीक है, इसकी चिंता मत करो, ठीक है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि माइनस साइन लगाया है, इसका मतलब है एनर्जी बाहर आ रही है, रिलीज हो रही है, समझ गया। ओके सर, और इस HCl बॉन्ड को यदि मैं वापस ब्रेक करूं तो मुझे इतनी एनर्जी वापस सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी रिलीज होती है, ठीक है। यस सर, हाँ मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड का ब्रेक होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ओके सर। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन को हम ग्राफिकली किस तरह से समझा सकते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो ध्यान से, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ, ठीक है, आप एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस तो जानते ही होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ, ऊपर वाली मेरी वैल्यू प्लस में है, नीचे वाली वैल्यू मेरी माइनस में है, ठीक है, मतलब ये प्लस साइन को मतलब प्लस में एनर्जी है, नीचे वाली माइनस में है ना, और वाई एक्सिस पे मैं एनर्जी ले रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का दो हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस होती है इनके बीच में, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है,
और ये हाइड्रोजन एटम है। इनकी न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से ग्राफ है। मान लो आपके हाइड्रोजन एटम इस तरह से थे शुरू में, ठीक है, इनिशियली की बात हो रही है, कुछ इस तरह से थे। ये एक हाइड्रोजन एटम है, दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है, दोनों दूर दूर है आपस में। बॉन्ड लेंथ नहीं होती, ठीक है, जब बॉन्ड बनाए नहीं तो बॉन्ड लेंथ कैसे होगी भाई? अरे इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा तभी तो मैं बॉन्ड लेंथ बोलूंगा, अभी तो ये दूर दूर है, ऐसे बॉन्ड बन गया ना इनके बीच में तब बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, ये दूर दूर है अभी तक, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्ड बना ही नहीं है, मैं बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है ना, दोनों की एनर्जी क्या है, मोर है, दोनों लेस स्टेबल है। अभी एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, कंबाइन होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मान लो अभी फिलहाल इनकी एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है दोनों एटम्स की। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे, पास पास आएंगे। ठीक है, दोनों आपस में पास पास आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ तक ऐसे पास आ गए, कुछ इस तरह से आ गए, थोड़े क्लोज आ गए, है ना, इससे थोड़े क्लोज आ गए जस्ट, है ना, और यहाँ पे आके इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे में ओवरलैप हो गया ना, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो होगा क्या, देखो बच्चों, एनर्जी इनिशियली क्या होगी, मान लो यहाँ पे है आपकी एनर्जी, है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लोज आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिल्कुल, है ना, एनर्जी डिक्रीज होगी, और यहाँ पे आके एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, है ना। और जैसे ही मान लो क्या हुआ, ठीक है, ये एक तरह से हाइपोथेटिकल चीज है ना, ये अभी मैं बता रहा हूँ। मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम ना कुछ ज्यादा ही पास आ गए, ठीक है, कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के अंदर घुस गए। ठीक है, तो इनका क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल्सन करना लग जाएंगे। ठीक है, जैसे रिपल्सन करेंगे मतलब ज्यादा अंदर घुस गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण वो वापस तो एनर्जी वापस बढ़ेगी। तो यहाँ पे तो देखो बॉन्ड बन गया, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे तो क्या गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी इतनी। ठीक है, अब जैसे ही ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे, ज्यादा पास आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, वापस इंक्रीज होगी। ठीक है, अनस्टेबल होगा वापस सिस्टम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक बार क्लियरली समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान दो आप, ठीक है, इस ग्राफ पे। ठीक है, एक एक स्टूडेंट इधर देखना, ग्राफ किस तरह से आ रहा है, ग्राफ को रटना नहीं है, ग्राफ को समझना है। ठीक है, तो देखो मान लो तो दोनों हाइड्रोजन एटम में पहले दूर दूर थे, है ना, तो इनकी एनर्जी का जो पॉइंट है ये है। ठीक है, मतलब ये आपकी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों पास पास आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम इधर मूव कर रहा हूँ मैं ना, इधर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ इधर। ठीक है, दोनों एटम्स है, पास आए, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पास आ गए। ठीक है, देख लो आप, तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इस तरह से, नेगेटिव की तरफ आ रही है ना, ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, एनर्जी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी। ठीक है, तो जैसे जैसे है ना ये ऐसे आ रहे बॉन्ड बन रहे तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, आप देख लो दोनों के बीच में, है ना, एच बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -435, है ना, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो आप गैप देख रहे हो ना, ये बॉन्ड एनर्जी होता है। ठीक है, ये जो आप गैप देख रहे हो ना, 0 से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और जैसे वो ज्यादा नजदीक आए तो होगा क्या, दोनों में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो एनर्जी वो वापस बढ़ेगी। ठीक है, तो होगा क्या, इधर तो कौन से फोर्स डोमिनेंट हो रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे अट्रैक्शन होते होते यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन है, इस पॉइंट पे कहाँ है, मैक्सिमम अट्रैक्शन है, और एनर्जी क्या है, मिनिमम है ना, अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम, एनर्जी क्या है, मिनिमम। ठीक है, और जैसे ही कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन हुआ मान लो, तो फिर न्यूक्लियस क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। मान लो दोनों, ऐसा होता नहीं है, मैं एक बार समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो दोनों एटम कुछ ज्यादा ही पास आ गए, दोनों ही एक दूसरे के अंदर जाने की कोशिश की कुछ ज्यादा। ठीक है, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, तो रिपल्सन होगा तो कुछ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लग जाएंगे, और एनर्जी है वो वापस बढ़ जाएगी। ठीक है, आप इस ग्राफ को देखो। ठीक है, जब एटम्स पास पास में आ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, इस तरह से रिलीज आ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी तनिष सिंगला बोलो, ग्राफ में क्या बताना है तुम्हें, एक बार आप अपना डाउट है वो बोलो। हाँ तनिष, माइक नहीं है, ठीक है, देखो मैं बात देखो, हम ग्राफ बना रहे हैं, पहले आप ग्राफ देखो हम बना किस किस में रहे, एनर्जी कोऑर्डिनेट मैंने वाई एक्सिस पे रखे, ठीक है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मैंने एक्स एक्सिस पे रखी। ठीक है, दोनों की न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये दोनों एटम आप देख रहे हो ना, ये एटम और ये एटम। ठीक है,
तो इनके बीच में ये डिस्टेंस है अभी, ठीक है, दोनों दूर दूर है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी क्या है, इस तरह से यहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई मान लो, ठीक है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जैसे ये पास पास आ रहे हैं, दोनों क्लोज आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी इस तरह से, ठीक है, कम हो रही है, ठीक है, कम होते होते देखो नीचे जा रही है ना। और जैसे बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मान लो ये वैल्यू है -435 है ना, तो कितनी रिलीज हुई, -435, ये वैल्यू गैप आ गया, ठीक है। और जैसे ही इनके बीच में वापस ज्यादा क्लोज आ गए, यदि न्यूक्लियस रिपल्सन करेगा, ठीक है, एक दूसरे, तो एनर्जी क्या होगी, वापस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ है, इस तरह से है। तो इस ग्राफ देखो एनर्जी कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। मैं एनर्जी डायग्राम में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये क्लोज आ रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप इतना समझो, ठीक है, ग्राफ को रटना नहीं है, ग्राफ को समझना है। जैसे जैसे एटम्स क्लोज आ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, इस बात से एग्री करते हो ना। ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, इस तरह से आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। मैं एरो लगा देता हूँ, देखो आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, ऐसे आ रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, जब न्यूक्लियस रिपल करेगा तो बॉन्ड बिल्कुल टूट जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होंगे, तब एनर्जी है वो कुछ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन करेगा, ठीक है। जब मान लो हाइड्रोजन एटम की जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा नजदीक आ गई है ना, ठीक है, कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रही है न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ज्यादा नजदीकी हो गई, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगी, मान लो कुछ ज्यादा एटम नजदीक आ गए, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। और रिपल्सन से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अभी आप ये कंसेप्ट देख लो, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, ये कंसेप्ट देख लो, सीधा सीधा आपको समझ में आएगा। अट्रैक्शन फोर्स है वो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, एनर्जी उतनी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन फोर्स और एनर्जी, ठीक है। और रिपल्सन फोर्स और एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। रिपल्सन फोर्स और एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ठीक है, इधर देखो इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स आ रहे हैं, देखो ये मैंने ऐसे लगाया ना डैश डैश से, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनने के बाद, इस पॉइंट पे बॉन्ड बनने के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम कुछ ज्यादा नजदीक आए तो उनकी न्यूक्लियस में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, ठीक है। तो इधर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और एटम्स का केस है। मतलब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे बोल देगा, ठीक है, जैसे ये एटम क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, कोई बोल देगा सर ये ज्यादा क्लोज क्यों नहीं आ सकते, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। कहीं बोल देगा कुछ ऐसा भी हो जाए, ये इस तरह से इसके अंदर घुस जाए पूरा, ठीक है, ये इसके अंदर घुस जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ज्यादा ही अंदर आ गए, यदि ज्यादा क्लोज आ गए तो उससे क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोजनेस भी एक है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही होती है, ठीक है, एटम्स में। यदि ज्यादा क्लोज रहे तो रिपल्सन हो जाएगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। जब एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और तब अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। एक बार आप अपने एनसीईआरटी में इस ग्राफ को बिल्कुल देखिए, ठीक है। सर अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, बिल्कुल सही है जसकृत सिंह। अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड बनने के लिए अट्रैक्शन जरूरी है, ठीक है, ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए रिपल्सन से, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए तभी तो बॉन्ड बढ़ेगा, ठीक है। आदित्य कुमार, सर फिर जो स्पेशल एटम में होता है या फिर सारे एटम में ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब जब एटम्स क्लोज आते हैं तो इनकी जो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। कुछ ज्यादा क्लोज आए तो फिर रिपल्सन हो जाता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दो, ठीक है। सर मेटेलिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, अरे ये बात की बात है, अभी मेटेलिक स्टेट क्या, बीच बीच में, ठीक है, जो मेन जो जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसी पे बात करो तुम, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स है तुम्हारे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, क्लास में बाकी स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। तो ये ग्राफ है एनसीईआरटी में, एक बार देखना कि ग्राफ किस तरह है, और यदि नहीं समझ में आए तो मैं कल फिर से आपको इस ग्राफ के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आज का, बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि अट्रैक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के, बस ये सीधा सीधा कंसेप्ट है, ठीक है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। जैसे मान लो और तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है।
जैसे मान लो 2 स्टूडेंट है, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है, इसके मार्क्स कम आ गए, ठीक है, इसके मार्क्स कम आ गए, ठीक है, तो बिल्कुल रो रहा है, ठीक है, बिल्कुल कुछ खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, ठीक है, पूरे दिन रो रहा है, ठीक है, तो मान लो ये वाई स्टूडेंट है, ठीक है, या मान लो वाई आपके पेरेंट्स है, ठीक है, आपने क्या अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को शेयर कर दी, ठीक है, तो आपका जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब हो क्या रहा है, आपके माइंड से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जो हीट एनर्जी है आपकी डिप्रेशन के कारण आपके माइंड पे है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, है ना, एक तरह से रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आपके और आपके पेरेंट्स में क्या बन रहा है, एक तरह से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, एक तरह से क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। वैसे ही एटम्स में होता है, ठीक है, जैसे एटम्स की एनर्जी ज्यादा होती है तो जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है, इसी तरह से है, ठीक है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी में बिल्कुल जाइएगा एक बार और ग्राफ को देखिएगा, ठीक है, और जो भी कंसेप्ट है इसको एक बार देखना, ठीक है। एक दो चीजें और बता देता हूँ। एक हम इनडायरेक्टली इसको ऐसे भी रिलेट करते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनने का जो तरीका है वो क्या है, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे भी बोलेंगे कि टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब कई स्टूडेंट से बोलेंगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि एनर्जी है नोबल गैसेज की क्या होती है, लेस होती है, तभी वो बॉन्ड नहीं बनाती। प्रीतिंदर सिंह, एक बार मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। एक मिनट। हाँ प्रीतिंदर बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए सर। हाँ जी बोलो। सर जो हाइड्रोजन है सर, हम उसे मेटल क्यों नहीं कहते सर? हाइड्रोजन को क्या नहीं कहते, मेरे को आवाज नहीं आ रही। सर जो हाइड्रोजन है उसे हाँ, हम मेटल क्यों नहीं कहते? मेटल क्यों नहीं कहते? सर क्योंकि सर अच्छा सामान लूज भी कर सकता है। अच्छा अच्छा, देखो बिल्कुल इस डाउट की डाउट भी हम क्लियर करें, ठीक है। हाइड्रोजन H है, ठीक है, और एक तुम सोडियम मेटल की बात कर रहे हो, ठीक है, दोनों में मैं फर्क समझा देता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस करें तो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं कब गलत बता रहा हूँ। सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये भी बिल्कुल सही है, बट सोडियम से तुम एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव करोगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जैसे माइनस यहाँ मान लो 50 आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे पक्का 200 लगेगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन की मोर है, ठीक है। मेटल वही होता है, या अच्छे मेटल या एक मेटल वही होता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी लो, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आ रहा है तभी उसमें मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कई नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से वो मेटल नहीं हुआ, ठीक है। मेटल्स वो होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, वेरी लो, ठीक है, बहुत कम हो, जैसे एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे मेटल होते हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत लो होती है, वो इलेक्ट्रॉन का इजीली लॉस करते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। और मेटल्स के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी स्टेट क्या है, सोडियम सॉलिड में है जबकि हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस में रहता है, ठीक है, वो सारी चीजें भी बाद में मैटर कर जाती है, ठीक है। तो यही तो बात है, जैसे तो एक हाइड्रोजन है, एक तरह कोई भी जैसे क्रोमियम क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्रोमियम के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, रूम टेम्परेचर को एकदम अच्छा सॉलिड है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल एक तरह से इतने अट्रैक्ट कर रखे हैं। या आयरन की रॉड उठा के देख ले तो आयरन की रॉड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो सिर्फ गैस है, तो जितनी भी गैसेज होती है वो क्या होती है, नॉन मेटल होती है, हाँ? और गैस में क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होती है उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो वेरी हाई होती है, इस कारण उसको नहीं कर सकते। प्रीतेंद्र सिंह बोलिए यदि कोई डाउट और रह गया तो। नो सर। है ना, आपकी डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी आप, ठीक है। और चीजों को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो सर फिर इसे फ्लोरीन वाले ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया? इसको इसको देखो क्यों नहीं रखा गया, इसका भी आंसर दे देता हूं मैं। देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है,
है ना, एल्कली मेटल की तरह। और एक ये हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टी किससे मतलब मैच करती है, एल्कली मेटल से, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट से मैच करती है कुछ प्रॉपर्टी, है ना, और कुछ प्रॉपर्टी इसकी हेलोजन से मैच करती है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी इसकी हेलोजन से मैच करती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल पे अभी भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आप जब +1 में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ोगे, इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो वहां पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन है वो फिक्स ही नहीं है, ठीक है, उसका जो पोजीशन है वो एक तरह से वेरी है, हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन से मैच करती है। कैसे, एल्कली मेटल की तरह एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है और हेलोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर देती है, ठीक है। तो इसकी दोनों प्रॉपर्टी और ड्यूल नेचर होने के कारण इसकी पोजीशन अभी भी सर्टेन नहीं है। ऐसा नहीं है पीरियोडिक टेबल में उसको ऊपर रख दिया तो वो पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक है। और हाइड्रोजन की एक बात और देखें तुम, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से में आता है, एस में आता है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट इसको मान लिया, ठीक है, इसके हिसाब से उसको वहां पे रख दिया, ठीक है। अभी भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो एस ब्लॉक से अच्छे से मैच नहीं करती, हेलोजन से भी मैच करती है, ठीक है। ओके हाँ, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आप मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है, अभी मुझे आगे क्लास लेनी है, और है ना, हाँ बिल्कुल, हैंड रिटन लॉस टेलीग्राम भी मिलेंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल अच्छे अच्छे नोट्स है मिलेंगे। हाँ रवनीत, मैं ही केमिस्ट्री टीच करवाऊंगा, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैंने आपका जो नंबर है वो शेयर कर रखे है, ठीक है, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको सारे डाउट से क्लियर करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, तो सारे स्टूडेंट है, कल थोड़ा जो जितने भी हैंड रिटन नोट्स है इनको आप पढ़ के आइएगा, ठीक है, और एक बार आप जरूर एनसीईआरटी को पढ़िएगा, ठीक है। और कल हम स्टार्ट करेंगे ऑक्टेट रूल, ठीक है, और कल हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू सून।